हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। सभी विद्यार्थियों का उत्तर प्रदेश कंपटीशन रूफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये जीआईसी को समर्पित वीडियो है। सभी लोगों को नोटिफिकेशन इसका मिल ही चुका होगा। तो आज हम जो है पहले पेपर को हल करेंगे। विद्यार्थियों, पहले हम उत्तर प्रदेश का हिंदी का पेपर देखेंगे कि वहाँ पर पेपर आखिर में कैसा पूछा जाता है। ये जो पेपर है ये यूपी पीजीटी 2016 का, जिसका पेपर 2019 में हुआ था, आप लोगों ने भी शायद दिया होगा, उसका पेपर है। और इसमें 125 प्रश्न होंगे, तो ये हम आज हल करने जा रहे हैं। इस पेपर की मैं आप लोगों को वीडियो भी उपलब्ध करवा आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगी, तो आप इसकी पीडीएफ भी ज़रूर रखें ताकि आप पेपर को बार बार देखें और आपका पैटर्न दिमाग में रहे। ये जो वीडियो होगी आपकी पीजीटी के लिए और जीआईसी का जो पेपर है जो कि 80 नंबर का होने वाला है, दोनों के लिए ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अतः वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। साथ में हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और ये आप कोशिश कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 125 में से। यदि आपके 116, 117, 118 तक प्रश्न सही है, तब भी आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस पेपर की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही हाई जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर देखें। हम थोड़ा पेपर आराम से करेंगे। वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों, यदि आपको पेपर क्लियर करना है तो देखिए, पैटर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो देना ही होगा। मैं ऐसे नहीं बता सकती कि 125 प्रश्न है और बस फटाफट से निकाल दिए, ऐसे नहीं होगा। अगर आप सच में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो देन आपको समय तो देना ही पड़ेगा, और ये आपके बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं। ये बुकलेट सी है। चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों को पेपर अच्छे से दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो आचार्य वामन जी ने 3 गुणों को बताया है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अदा खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर इन्होंने गुण पूछा है, तो माधुर्य गुण होता है। इसमें प्रेम का वर्णन भी थोड़ा और किसी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये छायावाद से संबंधित पंक्तियाँ हैं, तो इसमें माधुर्य गुण है। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो ये भीषम साहनी का नाटक है, कबीरा खड़ा बाजार में। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये आंसर लगाए गए हैं ये इनकी ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हुए हैं। उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ प्रश्नों से आपको मेरे साथ आपत्ति हो, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र है? कफन, जो कि प्रेमचंद की है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती है। आप लोगों ने ये फिल्म भी देखी होगी। और पद्मावत जो है किसका है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पद्मावत कब और किसके द्वारा लिखा गया है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तो ये अज्ञे जी ने किया है। तार सप्तक का 1943 में किया है। दोनों का बाकी का मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत से पहले कौन सी थी? पाली। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे विकास होता है। पहले होती है संस्कृत, जैसे सबसे पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत चलती है, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से भाषा से निकली है हिंदी। इनमें से अपभ्रंश का काल कौन सा है? तो यहाँ पर डी आंसर है। 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल है। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? काज होगा। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोध, अग्नि, इसमें पहला ए ऑप्शन सही होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला जो है विभक्तियों से संबंधित दिया गया है कि इनके साथ कौन से चिन्ह होते हैं। देखिए, कर्ता के साथ ने होता है, शायद सभी को आता होगा। कर्म के साथ को होता है, करण से के द्वारा होता है, और अधिकरण में पर होता है। तो डी का यहाँ पर 4। तो डी का आ, देखिए आप इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं। डी का आ एक में ही दिया हुआ है, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। मुख शब्द का विलोम क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वाचाल। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो अम्बक जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी याद कर लीजिए अंबर, व्योम, नभ, गगन ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होगा? जबरदस्ती, गले पड़ना। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद, और रामानंद के शिष्य ही कबीरदास जी को माना जाता है। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है, तो रामचंद्र का इनकी रचना नहीं है। रामचंद्र का किसकी है? केशवदास की है। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की है और तीनों ही ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से कौन है? रीतिकाल के मुख्य कवियों में मतीराम जी है, सभी ध्यान रखेंगे। खुसरो, रहीमदास, पलटूदास, मतीराम रीतिकाल के मुख्य कवि हैं। यहाँ पर आंसर है मतीराम। भारतेंदु का नाटक नहीं है, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन है राज्यश्री। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली भारतेंदु के नाटक है। राज्यश्री किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। हालावाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचारधारा है, इसके आप ईयर भी याद कर लीजिए कि इसका ईयर कब से कब तक का है। कनुप्रिया काव्य किन के संबंध में है? कनुप्रिया राधा कृष्ण से संबंधित काव्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हमें बतानी है, देखिए कई सारों में ये एक साथ दी गई थी। एक सुनी नाव व जंगल का दर्द जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? यहाँ पर 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता इनका बहुत ही फेमस है, जिसका सीरियल भी हम लोग पहले देखा करते थे, इम्पोर्टेंट है ये। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? देखिए ये कहानी से काफ़ी डीप प्रश्न पूछा गया था, अकेली कहानी है। कमेंट बॉक्स में बताइए अकेली कहानी किसकी है। हो सकता है कि इस बार पात्र पूछा था और अगली बार अभी जीआईसी के एग्जाम में हो सकता है आपसे कहानी के लेखक का नाम पूछ दे। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। अंधा युग जो है जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। अंधा युग किसका है? ये जो है धर्मवीर भारती का है। और जगदीश चंद्र माथुर के नाटक याद कर लीजिए, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, ये इनके फेमस नाटक हैं। वीर रस का स्थायी भाव, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए इन्होंने साहस भी दिया हुआ और उत्साह भी, लेकिन उत्साह इसका राइट आंसर है। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाको ने लखगो पुलकी तनवारी विलोचन बाड़े। तो इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस का। देखिए ये जो पंक्तियां है ये छठी की एनसीईआरटी में भी दी गई है। ये वन के मार्ग में, ये वहाँ से ये पंक्तियाँ इन्होंने उठाई हुई है। श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। गीतिका छंद का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, फिर आप यहाँ पर मात्राओं से इस प्रश्न को सही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको गीतिका छंद का होना मतलब नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अलंकारों से है। यहाँ पर कुछ कुछ की परिभाषाएं दी गई है, इसका सी आंसर है। देखिए वन का है यहाँ पर श्लेष, जहाँ एक शब्द के अर्थ निकले हैं, जहाँ मतलब दो शब्द एक साथ ही चिपके होते हैं लेकिन उनका अर्थ अनेक होता है। चलिए अतिशोक्ति में किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और उत्प्रेक्षा का यहाँ पर देखेंगे हम 2 का दिया है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और दृष्टांत का देख लेंगे, छोटी ई है, उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप में चित्रित हो। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रभाव संकलन की गणना इनमें नहीं होती है। तो बाकी 3 याद कर लीजिए, समय, स्थान और कार्य, इन तीनों की गणना इसमें होती है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये इनका एक यात्रा वृतांत है। यहाँ से एक प्रश्न रहता ही है यात्रा वृतांत से, तो आप लोग याद कर लीजिए। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण है। यहाँ से भी प्रश्न रहता है विद्यार्थियों, तो आपको अच्छे से कर लीजिए। देखिए भारत दुर्दशा के रचनाकार कर, अगर आपने ऊपर ये प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो भारत दुर्दशा आपको उसमें दिया गया है, तो ये भारतेंदु जी का नाटक है। कभी कभी ऐसी भी गलतियां आयोग द्वारा कर दी जाती है, तो इसलिए आपको उस समय पे ध्यान से थोड़ा पेपर को हल करना है। कहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके जीवो कान हमारे, ये पंक्तियां किस काव्य की है? तो ये भ्रमर गीत से ली गई है, सूरसागर। और किसके द्वारा लिखा गया है सूरसागर? ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया, फेमस इनका है सूरसागर।
आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो पूर्वी समुदाय में मराठी नहीं आती है, बाकी उड़िया, असमिया, बंगला ये सभी पूर्वी समुदाय की भाषा में आती हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं? वैसे तो देखिए 18 बोलियां हैं, लेकिन 18 ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए 17 बोलियां हो जाएंगी। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 हो जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही आसान सा। चा जो है, च्वर्ग जो होता है वो तालव्य में आता है, ठीक है। व जो होता है ओष्ठ्य में आता है। कवर्ग पवर्ग जिसको हम बोलते हैं प फ ब ब व, और द जो है यहाँ पर ई दिया हो उसका दंत में आता है, ठीक है। और क जो है यानी कि कवर्ग जो है वो कोमल तालव्य में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पर पीताम्बर है, आजीवन यहाँ पर अव्ययीभाव समास का है, चौमासा यहाँ पर द्विगु समास का है, पाप पुण्य यहाँ पर द्वंद्व समास का है। तो पीताम्बर किसका हो गया? बहुब्रीहि समास की। लड़की पढ़ती है वाक्य बहुवचन में होता है, लड़कियां पढ़ती है, ये भी आसान ही था। आगे देखिए, शैल शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिया गया है, पहाड़ हो जाएगा। अम्बू का यहाँ पर नीर हो जाएगा। सदन का गे हो जाएगा, घर भी बोलते हैं। और अनल का पावक हो जाएगा। देखिए मैचिंग वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा यूपी ने पूछे हुए हैं। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, ये मुहावरे दिए गए हैं और इनके अर्थ आपको मैच करने हैं। दाल ना गलना, वश न चलना और कान भरना मतलब चुगली करना, तो ये आपको दिए गए हैं। चलिए, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का क्रम वाच्य रूप है। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो इसका इन्होंने ये माना है। देखिए हमें कर्म वाच्य में कैसे पहचानेंगे? या तो द्वारा शब्द होगा प्रयोग, या तो से होगा, तो इसलिए यहाँ पर। और जैसे राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर ये कर्तृवाच्य हो गया। राम रोटी खाएगा, ये कोई वाच्य बना ही नहीं है, और पहला वाक्य अशुद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो इसके हो जाएगा चंद बरदाई। चलिए, मुझे लगा था कि कुछ प्रश्न छूट गए हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है, तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। विद्यापति किसके आश्रित कवि है? देखिए इसमें बच्चों ने बहुत आपत्तिजनक प्रश्न है ये, तो बच्चों ने कीर्ति सिंह भी लगाया था, लेकिन आयोग के द्वारा शिव सिंह को इसका राइट आंसर माना गया है। रामचरितमानस में कितने कांड दिए गए हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड दिए गए हैं। बिहारी ने कितने दोहे लिखे हैं? लगभग 700 दोहे लिखे हैं। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। भारतेंदु युग के पूछा है विद्यार्थियों, ध्यान से देखेंगे तो प्रेमचंद जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बाकी को आप याद कर लीजिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये जो है इनके साहित्यकार हैं भारतेंदु युग के। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? मनु हो जाएंगे। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव। तो परिमल जो है सुमित्रानंद की नहीं है, तो बाकी आप याद कर लीजिए, ग्रंथि, वीणा और पल्लव। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। धूमिल की रचनाएं हैं, धूमिल की रचनाएं हैं, यहाँ पे पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, संसद से सड़क तक, वह कल सुनना मुझे। श्रद्धा नामक पात्र, देखिए यहाँ पर कामायनी से दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है। श्रद्धा जो है कामायनी का मुख्य पात्र है, इसमें महाकाव्य है ये भी। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान उपन्यास के लेखक है यहाँ पर प्रेमचंद। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश की यहाँ पर दूसरी रचना पूछ ली गई है, ठीक है। एक इनसे आखिरी चट्टान आपसे पूछी गई है, जो कि यात्रा वृत्तांत है, इसी प्रश्न में, इसी पेपर में। तो आपको साहित्यकारों को भी थोड़ा देखना है कि उत्तर प्रदेश किन किन साहित्यकारों पे ज़्यादा फोकस करता है। अब देखिए, काव्य का सर्वस्व कहा गया है, तो इन्होंने आंसर माना है अलंकार को। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है? कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। समझ में नहीं आ रहा है कि नारी साड़ी के बीच में है या साड़ी नारी के बीच में है। रामदूत, अतुलित, बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, 16 हो जाएंगे इसमें। चलिए, हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया गया है? देवकीनंदन खत्री को। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, ललित निबंध है, और ये कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, ये आपको याद होनी चाहिए। इनमें स्वतंत्रतर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी जो है हिंदी
स्वतंत्रता के बाद के नहीं हैं, ये स्वतंत्रता से पहले के हैं। बाकी को याद कर लीजिए, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, ये सब जो है हिंदी व्यंग्यकार हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के हैं। महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रेखा चित्र है। कुछ विद्वानों ने इसको संस्मरण भी माना है, लेकिन ये अधिक जो नज़दीक है रेखा चित्र के ही है, इसलिए राइट आंसर रेखा चित्र हो जाएगा। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। ये किसकी रचना है? आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और ये दूसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद से महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी है, अपने घर घर में ये गाया भी जाता है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग आवश्यक है। चलिए अगली हमें भाषा दी है और उनका एरिया मतलब उनका क्षेत्र दिया गया है। अवधी भाषा जो है वो इलाहाबाद में बोली जाती है, ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है, भोजपुरी जो है वो बनारस में बोली जाती है, और मैथिली जो है वो मुंगेर में बोली जाती है। देखिए यहाँ पर बोली मतलब भाषाओं का समय, आपसे खड़ी बोली भी का समय पूछा है, और आपसे अपभ्रंश का। अपभ्रंश का प्रश्न ऊपर ही पूछा था, जिसका काल पूछा था, और उसका अपभ्रंश का जो काल है वो 500 ईस्वी से 1000, और मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश का समय हो गया 500 से 1000 ईस्वी तक। अब खड़ी बोली का अगर आपसे पूछेगा, अपभ्रंश के बाद चूंकि खड़ी बोली का विकास होता है, तो 1000 ईस्वी के आसपास हो जाएगा। तो आप इन दोनों का ईयर इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाली भाषा से भी दूसरा प्रश्न पूछा गया है। मतलब भाषाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, तो आप अपना भाषा विज्ञान अच्छे से तैयार कर लीजिए। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, ठीक है। और जैन धर्म की जो भाषा मानी जाती है वो प्राकृत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है इति प्लस आदि, यह कौन सी संधि है? तो यहाँ पर है यण संधि, और इसको आप याद कर सकते हैं इको यणची। इको यणची से आप याद कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग जो है मोती शब्द दिया गया है, मोती जो शब्द है इसमें पुल्लिंग दिया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, वो आपको पहचान करने हैं। जैसे अल्प विराम जो है, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। अर्ध विराम जो है इसे बोलते हैं, जो बिंदी लगाकर और ऐसे इस तरीके से हम कोमा कर लेते हैं, वो अर्ध विराम। निर्देश चिन्ह कौन सा होता है? डैश वाला जो है वो निर्देश चिन्ह होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। ये आसान ही होता है, हिंदी शब्दों में हम बार बार प्रयोग करते हैं इनको। अशुद्ध वाक्य पहचानना है। राम ने एक किताब खरीदे, तो राम ने किताब खरीदे, खरीदे शब्द पीछे लास्ट में जो है बहुवचन है, तो ये ही इसमें अशुद्ध हो गया, बाकी सब क्या है? शुद्ध हैं। लड़की जाए, ये वाक्य किस काल में है? लड़की जाए, तो देखिए ये संभाव्य भविष्यत काल यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, संभाव्य में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थियों। मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा होगा, तो इसमें संदिग्ध मतलब जिसमें आपको संदेह होता है, तो मोहन ने पढ़ा होगा, कन्फर्म नहीं है कि उसने पढ़ा है कि नहीं है। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो देखिए ऊपरी पद्मावत का आपसे पूछा गया था प्रश्न, रतन सेन से संबंधित है ना, तो यहाँ पर पूछा है जायसी की रचना नहीं है, तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है। अखरावट बिन की है, आखिरी कलाम बिन की। इंद्रावती इनकी नहीं है। इंद्रावती विद्यार्थियों किसकी है? ये नूर मोहम्मद की रचना है, ये बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखना आपको, इसको अवधी भाषा में लिखी गई है। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासों के नरपति नाल हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास जी के। 9th की एनसीईआरटी में ये पूरा पद लगवाया गया है, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो वहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है। बिनु गोपाल बैरनी बई कुंजे, यह किसका पद है? ये किसका है? सूरदास जी का है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीमदास जी जो है अकबर के दरबार में रहे हैं। नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी है? अज्ञा जी की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदी के द्वीप। रामकथा पर आधारित कौन सा काव्य है? रामकथा पर आधारित भूमिजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं? निहार रश्मि नीरजा, एक सांस में इनको याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा से भी प्रश्न आता ही है। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जो कि हिंदी का पहला, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। प्रिय प्रवास का ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास एक आलोचक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित आप ग्रंथ भी तैयार कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं। प्रेमचंद की जो है शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जो कि आपके ऊपर में भी प्रश्न ये दिया गया है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो विद्यार्थियों तो आपसे ऊपर में भी ये प्रश्न जो है पूछा गया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की है निंदिया लागी, ये इम्पोर्टेंट है। और अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की है, इम्पोर्टेंट है। अपना अपना भाग्य कई बार सिंगल रचना भी पूछी गई है। अगला जो है नाटक से संबंधित है, तो नाटक देख लेंगे। गोविंद वल्लभ पंत की है वरमाला, ओके। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सिंदूर की होली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी भी गई है। जयशंकर प्रसाद की देखिए, जयशंकर प्रसाद से कम 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनकी रचनाओं के पात्रों को, इन्होंने ज़्यादातर नाटक लिखे हैं तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। चतुरसेन शास्त्री ने उत्सर्ग लिखी है, उत्सर्ग जो है सिंगल रचना भी पूछी गई है, जीआईसी के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चलिए, खंड काव्य की परिभाषा का आंसर है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति को खंड काव्य कहा जाता है। अगला जो है तत्सम शब्द बताना है, गृह, घर, घड़ा या बेगम। तो गृह, तत्सम शब्द सभी को पता होगा, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद सत्य प्लस जन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सज्जन में ता के नीचे यहाँ पर अलंत होना चाहिए, सद नहीं होगा, कुछ बच्चे इसको सद भी मार देते, तो सत्य, ये ध्यान रखिएगा। सही शब्द अतिवृष्टि होगा। मैंने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए विद्यार्थियों ने जैसे यहाँ पे ने दिखा, क्योंकि इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, मैं और ने शब्द को अलग अलग लिखा तो कर्ता कारक मार दिया। लेकिन आपने यहाँ पर कैसे बना के देखना है, मैंने पत्र को लिखा, आप पत्र के बाद को शब्द जोड़ के देखना है। यदि को शब्द जोड़ने के बाद वाक्य बन जा रहा है तो हमारा कर्म वाक्य होगा, ठीक है। क्योंकि विभक्ति की पहचान क्या होती है, कर्ता के साथ हमेशा ने विभक्ति लगती है और कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति लगती है। तो मैंने पत्र को लिखा, जब को लगा को हमारा ये वाक्य बन जा रहा है तो ये कर्म वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आयोग ने इसका आंसर कर्म वाक्य माना है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, मोहन ने रोटी खाई, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसको हम कहेंगे जिज्ञासु। ऊट शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऊटनी। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं हैं, परमानंद दास जी जो हैं इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं हैं, बाकी सब ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं शब्द बोला था तो इनको अंडरलाइन कर लीजिए। मधुकर हंसी व समझाए, सोहते बुझती साँच न हंसी, ये इनकी पंक्ति नहीं है। पद्मावत की बाकी पंक्तियों को आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए मैंने ऊपर भी बताया था केशवदास से संबंधित ये रचना है और ये प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है आसपास से पूछ लिए जाते हैं। तो रामचंद्र का किसकी है? केशवदास जी की है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्त था? तो संयोगिता के प्रति अनुरुक्त था और इन्हीं के लिए इन्होंने युद्ध भी किया था, ठीक है। तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये किनकी पंक्तियां हैं? मीरा भाई जी की पंक्तियां हैं। मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। प्रेम पथिक जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। प्रेम पथिक किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुकरमुता, नए पत्ते और तुलसीदास की इनकी कृतियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निराला जी की हैं, ठीक है। याद रखिएगा कुकरमुता इनकी छोटी सी एक रचना है और महत्वपूर्ण है कुकरमुता इनकी। नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो यहाँ पर नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह है। विद्यार्थियों यदि आप चाहेंगे तो मैं सप्तक से संबंधित शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी, जिससे आप सप्तक के ईयर, उनके कवियों के नाम, कौन कौन सी उसमें महिला हैं, कब कब वो प्रकाशित हुए हैं, मैं सब उनमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा सकती हूँ। उसके लिए आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको इंटरेस्टेड लगती है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मृगनयनी है। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हैं, इतिहास से संबंधित उपन्यास लिखते हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर बग्गा साहब है। आदमी का बच्चा कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का विद्यार्थियों लास्ट ये अंतिम प्रश्न होगा, युगे युगे क्रांति की रचनाकार है विष्णु प्रभाकर।
तो विद्यार्थियों देखिए, आप लोगों ने यहाँ से एक आइडिया लगा लिया होगा कि प्रश्न हमारे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार अपनी तैयारी को करना है। विद्यार्थियों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको टीजीटी का पेपर भी उपलब्ध करवाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुझे भी हौसला बढ़ाने के लिए आपके कमेंट की, आपके सुझावों की आवश्यकता होती है। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए दूसरा पेपर उपलब्ध करवा दूंगी। और यदि आप जीआईसी की समर्पित तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको जीके का पोर्शन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और जल्दी ही मैं 80 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आप अपने, और मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगी 80 प्रश्नों की। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और एक प्रैक्टिस के दौरान आप उसको लगाकर देख सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।